Hello, everybody. Welcome to this bullet revision series for CA Final Direct Taxes and International Taxation applicable for November 24 attempt. दोस्तों आज मैं रिवाइज करवाने वाला हूं आपको चैरिटेबल ट्रस्ट वाला चैप्टर। कोशिश रहेगी सुपर फास्ट ट्रैक तरीके से मैं इसको रिवाइज कर ले बिना कुछ छोड़े। कोशिश रहेगी कि इससे फास्ट आपने कभी सुना ना हो और एग्जाम के पहले भी कभी आप इसको रेफर करो ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के सीधे शुरू करते हैं। चार पार्ट से चैप्टर्स के, चारों पार्ट में सबसे पहला चैप्टर टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। सर चैरिटेबल मतलब क्या होता है? सर कोई भी अगर रिलीफ टू पुअर कर रहा है, एजुकेशन का काम कर रहा है, योगा का काम कर रहा है, सर मेडिकल रिलीफ है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, या फिर सर प्रिजर्वेशन ऑफ कोई मॉन्यूमेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस या फिर कोई हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का काम कर रहा है, ये सारी की सारी चैरिटेबल होती है। इनके अलावा आपको क्या ध्यान देना है? सर कोई अगर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रहा है ना, वो भी आपके लिए चैरिटेबल मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान देना इस चीज में, एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी जब भी आप करते हो तो आप कभी भी बिजनेस सीट्स ना 20% ज्यादा नहीं करने वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्पोर्ट्स का काम कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स किट बेचने से जो मेरा बिजनेस हो रहा है ना, वो 20% ऑफ द टोटल रिसीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। टोटल रिसीट वर्ड इंपॉर्टेंट है। सर अगर कभी ज्यादा चला गया तो क्या करेंगे? उस साल में ना सर एग्जामिशन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, उस साल के लिए आपको एग्जामिशन नहीं देने वाले। सिंपल सी बात है, चैरिटेबल अपने को समझ में आ गया। सर कोई भी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के लिए ना इनकम्स कौन कौन से हो सकती हैं? या तो डोनेशन मिल रहा हो, कॉर्पस डोनेशन मिल रहा हो। कॉर्पस डोनेशन हमेशा एग्जाम्प्ट होगा सर 11(5) में अगर आप उसको डिपॉजिट करवा देते हो। कोई भी सर एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है, उसके लिए हम 115 बीबीसी में चले जाएंगे, जो वो बोलेगा वो ट्रीट करेंगे। जो रेगुलर डोनेशन है ना, उसके बारे में आगे पूरी गाथा आपको को पढ़नी है। सर और क्या क्या इनकम हो सकती है? सर या तो रिसीट फ्रॉम स्कूल, ऑफिस, कॉलेज हो सकता है, या सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम, ये सब हो सकती है इनकम्स। सर या तो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, रेगुलर ग्रांट मिल रही है, तो अपने को उसको वापस पढ़ना है। और जो कॉर्पस ग्रांट है सर वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी अगर आप उसको 11(5) की इन्वेस्टमेंट में जमा करवा रहे हो। अपने को क्या पढ़ना है? जितनी भी नॉन एग्जेम्प्ट इनकम है ना, जितनी भी नॉन एग्जेम्प्ट इनकम होती है ट्रस्ट की, कौन सी नॉन एग्जेम्प्ट इनकम होती है, जितना भी रेगुलर डोनेशन है, जितना भी इनकम ये वाली रिसीट्स है, जितनी भी रेगुलर गवर्नमेंट ग्रांट है ना, इन सबको ना अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। सर कितना अप्लाई करना पड़ेगा? कहता है जैसे जितना भी आपको अप्लाई करना ना, अप्लाई कर देना, उस हिसाब से आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सर इनकम कौन कौन सी एग्जाम्प्ट होती है ट्रस्ट की, पहले अपने को ये समझना है। जितना भी सर कॉर्पस डोनेशन मिला है ना और आपने 11(5) में आपने डिपॉजिट करवा दिया ना, वो आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कॉर्पस डोनेशन हटाने के बाद जितनी भी रिसीट्स आपके पास बच रही है ना, उस रिसीट्स में से 15% का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, वो आपके लिए कंप्लीटली एग्जाम्प्ट इनकम है, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगने वाला। सर जो बैलेंस 85 बच रहा है ना, 85%, उसमें से आप जितना जितना खर्चा करते चलोगे ना, वो खर्चा आपके लिए एग्जाम्प्ट इनकम बनता चला जाएगा। बैलेंस इनकम पे आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। सर खर्चा किस चीज के लिए करना है? या तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा करो ना, आप केपेक्स के लिए खर्चा करो। सर कोई परचेज करनी है, लैंड बिल्डिंग कुछ भी करना है सर, उन सब पे खर्चा कर लो। लेकिन कहते हैं अगर आपने कॉस्ट को ना खर्चे में ले लिया है अगर, तो आप डेप्रिसिएशन का खर्चा आगे चल के नहीं लेने वाले। तीसरी चीज कहता है अगर आप किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेट करते हो ना, सर किसी ऐसी ट्रस्ट को डोनेट करते हो जो कि 11-12 एबी में या फिर 1023 में रजिस्टर्ड है, तो सर हम उसको भी आपका खर्चा मान लेंगे, उसको भी एप्लीकेशन मान लेंगे। ध्यान देना टू द एक्सटेंट ऑफ 85% ही हम उसको मानने वाले हैं। और ध्यान देना आप किसी भी ट्रस्ट को ना कॉर्पस में डोनेशन नहीं करने वाले, आप रेगुलर डोनेशन करने वाले हो। रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट है ना, उसको भी हम एक्सपेंडिचर मान लेंगे। कहते हैं अगर आप कोई लोन से खर्चा कर रहे हो ना, लोन से खर्चे को एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, लेकिन जब कभी आप लोन में रीपेमेंट कर रहे हो ना, तो उस रीपेमेंट को भी हम एप्लीकेशन मान लेंगे। इसके बारे में और डिटेल में और आगे पढ़ने वाले हैं। देखो पहले पढ़ने एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11। सर आपने एप्लीकेशन को अलाउ तो कर दिया, जितनी भी इनकम मिल रही है उसमें से 85% अप्लाई करना है। सर एप्लीकेशन अलाउ तो कर दिया, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस डाल दिए। सारे एक्सप्लेनेशन इसी बारे में बात करते हैं। पहला कहता है सर अगर आप 85% ढंग से खर्चा नहीं कर पाए, सर क्यों खर्चा नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि मिला ही नहीं अपने, सर मिला ही नहीं अपने को। हमने अक्रूवल बेसिस पे इनकम ऑफर कर दी, लेकिन अपने को कैश रिसीट्स हुई नहीं है, तो हमने अप्लाई ही नहीं कर पाए। उस केस में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप एओ को ना 2 महीने ऑफ आरओआई से पहले, आरओआई से 2 महीने पहले ना एक डिक्लेरेशन दे दो फॉर्म 9A में, कि जिस साल में मिलेगा ना उस साल में अप्लाई कर लेंगे। इसलिए आपको मर्केंटाइल बेसिस पे ना डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा, अदरवाइज आपकी इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। सेकंड क्लॉज कहता है अगर आपको ना मिला लेकिन आखिरी आखिरी मिला, सर मेरा स्कूल था मार्च महीने, मेरे को बहुत सारी लेट फी अचानक से फीस मिल गई, अब आखिरी महीने में कैसे अप्लाई करूं? कहता है कि दोस्त आप एओ को डिक्लेरेशन दे दो 2 महीने बिफोर द आरओआई, और कह दो जिस साल में हम अगले साल में ढंग से अप्लाई कर लेंगे, आपके लिए ना डीम्ड अप्लाई मान लिया जाएगा प्रीवियस ईयर में, अदरवाइज आपके लिए इनकम ट्रीट कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? सर अगर आप किसी दूसरी ट्रस्ट को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हो जो कि 12 AP में या फिर 1023 में रजिस्टर्ड है, उस केस में ना 85% ऑफ द डोनेशन आपके लिए एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। ध्यान देना कि वो डोनेशन आप कॉर्पस की तरफ मत करो। एक बात बताओ राजा, अगर कॉर्पस में डोनेशन तुमने उसको दे दिया, तुमने अपने लिए भी एप्लीकेशन से एग्जाम करवा दिया, सामने वाले के लिए भी इनकम एग्जाम हो गई, सामने वाला अप्लाई नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा ना, दोनों में नॉन टैक्सेशन हो जाएगा ना, इसलिए आप कॉर्पस में डोनेट नहीं करने वाले। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? जब कभी आप एप्लीकेशन कंप्यूट करोगे ना, आप 3 सेक्शंस का ध्यान दे देना। कहता है 40A3
कभी भी पेमेंट आप कैश में 10,000 से ज्यादा सिंगल डे सिंगल पर्सन को नहीं करने वाले। अगर आप करोगे ना तो सर वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा 100%, उसको आप एप्लीकेशन में ट्रीट नहीं करने वाले। 48(3) है सर, किसी पिछले साल में आपने अक्रूवल बेसिस पे खर्चा बुक कर लिया, इस साल में आपने कैश में पेमेंट कर दिया, कहता है जितना भी आपने कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर किया ना 100% डिसअलाउ हो जाएगा। फिर 40A आइए क्या कहता है, सर अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया, कोई ऐसा एप्लीकेशन किया जिसमें टीडीएस काटना चाहिए था, आपने टीडीएस नहीं काटा ना, तो उस केस में 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। सेक्शन 3A क्या बोलता है, एप्लीकेशन 3A क्या बोलता है, सर अगर कोई भी ना रिलीजियस ट्रस्ट को ना जो कि 80G में रजिस्टर्ड है, उसको कोई भी डोनेशन मिलता है ना, कोई रेगुलर डोनेशन मिलता है, सर कॉर्पस डोनेशन वैसे एग्जम्प्ट है, जो रेगुलर डोनेशन मिलता है ना, उस रेगुलर डोनेशन किस चीज के लिए मिलता है सर, रिपेयर्स और रेनोवेशंस के लिए, उस रेगुलर डोनेशन को भी ना आप कॉर्पस डोनेशन मान सकते हो, लेकिन 4 कंडीशंस को फुलफिल कर लेना। कहता है कि वो अमाउंट ना सिर्फ और सिर्फ रिपेयर्स और रेनोवेशंस के लिए यूज किया हो। सेकंड कहता है ना कि आप उस रिपेयर्स रेनोवेशन के अमाउंट को ना किसी को डोनेट नहीं कर सकते। इस चीज कहता है जितना भी डोनेशन आपको मिला उसको सेपरेटली आइडेंटिफिएबल रखोगे, आप अलग से पहचान बना के रखोगे। और चौथा कहता है कि 11(5) की इन्वेस्टमेंट्स में उसको जमा करा लेना। अगर कभी भी आप वायलेशन करते हो ना, तो जिस साल में वायलेशन कर रहे हो ना, उस साल में आपके लिए इनकम ट्रीट कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 4 क्या बोलता है, सर ये बेनिफिशियल क्लॉज है। कभी भी अगर आपके पास कोई डेफिसिट आ रहा है तो आप कॉर्पस से खर्चा करते हो ना, तो जिस साल में खर्चा कर रहे हो उस साल में एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जिस साल में आप कॉर्पस में वापस डिपॉजिट बैक कर रहे हो ना, उस साल में आपको अलाउड हो जाएगा। सेम टू सेम गोज विद लोन। अगर आप कभी भी लोन से कोई खर्चा कर रहे हो ना, या लोन से कोई एप्लीकेशन कर रहे हो ना, जिस साल में आप लोन से खर्चा कर रहे हो उस साल में एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जिस साल में आप रिपेमेंट कर रहे हो लोन का, उस साल में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना कि इन सब के साथ ना कुछ आपको कंडीशंस का ध्यान देना पड़ेगा। कहता है जितना भी आप एप्लीकेशन करो इंडिया में करना। उसके अलावा सर किसी भी कॉर्पस में ना डोनेशन मत कर देना, किसी भी दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मत कर देना। फिर कहता है ना सर जितना भी एक्सेस आपका एप्लीकेशन है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कोई भी खर्चा करते टाइम ना, एप्लीकेशन करते टाइम ना, 3 सेक्शंस का ध्यान दे देना। 40A(3) आप देखना कैश पेमेंट ज्यादा 10,000 से ऊपर नहीं करो। 40A(3) है सर अक्रूवल बेसिस पे बुक कर दिया, इस बार कैश पेमेंट कर दिया। या फिर 40A है सर टीडीएस काटे बिना पेमेंट कर दिया। इन तीनों को कंप्लायंस कर लेना, इन तीनों में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपको। फिर कहता है सर आप किसी रिलेटेड पार्टी के लिए खर्चा मत करना। और चौथी चीज कहता है ना कि जिस साल में आप खर्चा कर रहे हो ना, उस साल के एंड से 5 साल के अंदर ना आप कॉर्पस में वापस डिपॉजिट कर देना, या फिर आप लोन में वापस रीपेमेंट कर देना। अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो आपके लिए वो खर्चा इनकम मान लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है, कभी भी अगर आपने एक्सेस एप्लीकेशन कर दिया किसी करंट ईयर में, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यानी जितना भी एप्लीकेशन आप करते हो ना उस साल के लिए रहता है, बाकी सालों में आप उसको नहीं लेके जा सकते। एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन है कि खर्चा ना हमेशा कैश बेसिस पे अलाउ होता है, कभी भी अक्रूवल बेसिस पे अलाउ नहीं होता। बुक्स अक्रूवल बेसिस पे बनाओ कोई दिक्कत नहीं, इनकम अक्रूवल बेसिस पे ऑफर कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी खर्चे कर रहे हो ना वो सारे के सारे कैश बेसिस पे ही होने वाले हैं। सेक्शन 11(2) सर अगर कोई ट्रस्ट चाहती है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पैसे किनारे करके रखना चाहती है, सर उसको बिल्डिंग बनवानी है, उसको खाना खिलाना है, उसको गरीबों का भला करना है, किसी भी चीज के लिए किनारे कर सकती है। कहता है कि सर इफ टोटल 85% कुड नॉट बी अप्लाइड बट अक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो जो जितना भी सेट अपार्ट करो ना उसको आप डीम्ड अप्लाई इस साल मान लोगे, लेकिन आपको ध्यान देना कि जितना भी आप किनारे कर रहे हो ना उसको 5 साल के अंदर यूज कर लेना। जिस प्रीवियस ईयर में किनारे कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर के एंड से 5 इयर्स के अंदर आपको यूज कर लेना है। सर जिस पर्पस के लिए दिया गया उस पर्पस के लिए यूज करना है, और उसको ना सर ध्यान दे देना कि 11(5) की इन्वेस्टमेंट्स में रखना आप हमेशा, और सर उसको किसी को डोनेट नहीं करना। सर अगर आपने वायलेशन कर दिया ना इस चीज का, अगर आपने मिस यूटिलाइज कर दिया, या फिर सर आपने 11(5) की इन्वेस्टमेंट से निकाल दिया, या फिर सर आपने किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, या फिर सर टाइम के अंदर यूटिलाइज नहीं किया ना, जिस साल में आप वायलेशन कर रहे हो ना उस साल में टैक्सेबल करा दीजिएगा 115 BBI में 30% से। इस चीज का ध्यान देना, ये एग्जाम्पशन आपको तभी मिलेगी जब आप फॉर्म 10 सबमिट करोगे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ROI। सर ROI की ड्यू डेट से पहले आपको फॉर्म 10 सबमिट करना पड़ेगा। ड्यू डेट कब की है सर, ROI के 2 महीने पहले सबमिट करना है। लेकिन सर अगर आप ROI तक भी सबमिट कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम्पशन उस केस में मिल जाएगी। सर लेकिन अगर आपने ROI फर्निश ड्यू डेट तक किया ही नहीं, ROI ही नहीं फर्निश किया ना, उस केस में भी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। इस बात पे आपको ध्यान देके चलना है। 11(4) क्या बात करता है, बिजनेस इनकम ऑफ द ट्रस्ट। सर अगर कोई मंदिर है, मंदिर के साथ साथ ना वो अपना प्रसाद का भी दुकान चला रहा है, तो कहता है प्रसाद वाली दुकान पे भी ना 11 और 12 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना मंदिर की और प्रसाद की, दोनों को अलग अलग मेंटेन करना, आपको उस केस में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जहां पे भी आपने चोरी करने की कोशिश की, जहां पे मर्ज करने की कोशिश की, उस केस में आपको टोटल इनकम पूरी तरह से टैक्सेबल करा दी जाएगी। हमने 3-4 जगह पढ़ा कि सेफ इन्वेस्टमेंट पैसे रखना। सेफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती है, जितने भी शेयर्स ऑफ CDSL, NSDL या BSE है सर, ये सारी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। बॉन्ड्स अपने फेस सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। बॉन्ड्स किसके होने चाहिए सर, अप्रूव फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सर डिपॉजिट भी सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। सर डिपॉजिट कौन कौन से, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, डिपॉजिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, सर कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिट, सर शेड्यूल बैंक के डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये सब डिपॉजिट भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। कहता है गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स भी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। सर म्यूचुअल फंड खरीदते हो ना तो भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। UTI की
यूनिट्स खरीदते हो ना वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। सर अगर कोई डिबेंचर्स ऑफ कंपनी ले रहे हो जो कि गवर्नमेंट ने गारंटी कर रखे हैं ना वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। ध्यान देना किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स आप ले रहे हो तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होते, इस बात का आपको ध्यान देकर चलना है। नवंबर 2024 वाला ध्यान देना, पावर ग्रिड यूनिट के ना, पावर ग्रिड इन्वेट के अगर आपको यूनिट्स खरीद रहे हो ना तो वो भी आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा। सर 11.7 की एग्जाम्पशन क्या कहती है, अगर आप कोई भी ट्रस्ट हो जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस हो तो आपको एग्रीकल्चर इनकम में भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा और ये सारी की सारी एग्जाम्पशन मिल जाएंगी। बाकी कोई भी एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलने वाली, नॉर्मली ये तीन आपको मिलने भी नहीं वाली, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम आपको मिलने वाली है। जैसा ट्रीटमेंट कॉर्पस डोनेशन का रहता है ना, आपको एग्जाम्प्ट करके चलना होता है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर इनकम को भी आपको पूरी तरह से एग्जाम्प्ट करके चलना पड़ेगा। सर कैपिटल गेन क्या कहता है, सर अगर कभी भी किसी ट्रस्ट को कैपिटल गेन हो रहा है ना, हम कैपिटल गेन को क्या करेंगे, सर कैपिटल गेन को एग्जाम्प्ट करवा देंगे। सर कितना क्या एग्जाम्प्ट कराएंगे, अगर आपने किसी एसेट को खरीदा, फॉर एग्जांपल एसेट खरीदा 10 रुपए का, आपने उसको बेचा कितने में, सर 6 लाख रुपए, आपने आपने उसको 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ ना, सर ये 2 लाख का आपका एग्जाम्प्ट मान लेंगे। अगर आप ये 12 लाख रुपए की टोटल कंसिडरेशन को ना कोई नया एसेट खरीदने के लिए यूज कर रहे हो, सर उस केस में हम एग्जाम्प्ट मान लेंगे। सर लेकिन अगर आपने ना 12 लाख को यूज नहीं किया, सर आपने कोई 11 लाख यूज किया, उस केस में हम आपको एक पार्शियल एग्जाम्पशन देंगे। सर पार्शियल एग्जाम्पशन कितनी होगी, सर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट को आप माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट से, जितना भी डिफरेंस होगा ना सर उतना इस 2 लाख में से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जितना भी एग्जाम्प्ट हो रहा है ना वो आपको तो माइनस कर देना है, जितना बैलेंस बच रहा है ना उसको आपको एप्लीकेशन की तरह यूज करना है। जहां पे भी आप बैलेंस अमाउंट को एप्लीकेशन में यूज कर लोगे ना, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, आपके लिए पूरी की पूरी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सर 12 का एसेट था, मैंने 10 का एसेट था, सर 12 में बेचा, सर मैंने नया एसेट 15 का खरीद लिया, उस केस में से जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए मैंने खर्चा किया, सर ये आपको इस साल में करंट ईयर में एप्लीकेशन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं। सर कहता है 11 और 12 की एग्जाम्पशन आपको तभी मिलेगी जब आप 3 कंडीशंस का कंप्लायंस करोगे। सर आप रजिस्टर्ड हो सर 12 ए बी में, सेकंड थिंग सर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फर्निश कर रहे हो सर 139(4) ए में। सर उसके अलावा कहता है अगर आपकी टोटल इनकम ना बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर 11-12 सर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा की है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करवाने हैं और उनका ऑडिट भी कराना है, तभी आपको एग्जाम्पशन मिलने वाली, अदरवाइज आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। कहता है कुछ अगर चीजें आपने की ना, कुछ अगर अपराध तुमने कर दिया ना तो फिर तुमको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। सर कौन कौन से अपराधों की यहाँ पे बात कर रहा है, कहता है सर आपने प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए किया, सर मैंने स्पेशली एक स्पेसिफिकली एक रिलीजियस को मैंने सपोर्ट करने के लिए कोई ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट किया, या फिर सर किसी पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी या कास्ट को बेनिफिट करने के लिए मैंने ट्रस्ट ओपन किया, या फिर सर मैं किसी प्राइवेट किसी स्पेसिफाइड पर्सन का भला करवा रहा हूं, तो जितना भला करवा रहा हूं ना उतने में मेरे को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। और फिर कहता है कि अगर मैंने ना सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसे जमा नहीं कराए ना तो फिर मेरे को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात इतना सा कह रहा है। सर स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, स्पेसिफाइड पर्सन को ध्यान देना, किसी भी ट्रस्ट के लिए जो भी पर्सन ना 50,000 से ज्यादा का डोनेशन कर रहा है ना वो स्पेसिफाइड पर्सन होता है। प्लस कहता है जितना भी फाउंडर या ऑथर होता है ना सर वो भी स्पेसिफाइड पर्सन होता है। सर प्लस कहता है ट्रस्टी या फिर मैनेजर भी अपने लिए, ट्रस्टी और मैनेजर भी अपने लिए रिलेटेड पर्सन हो जाता है, स्पेसिफाइड पर्सन हो जाता है। इन तीनों लोगों के ना सर, इन तीनों लोगों के ना जितने भी 56 to 10 के रिलेटिव्स रहते हैं ना सर ये भी अपने लिए स्पेसिफाइड पर्सन रहते हैं। सर 56 to 10 में कौन कवर हो रहा है, सर 56 to 10 में कौन होता है, सर इंडिविजुअल स्पाउस, सर उनके लीनियर असेंडेंट, सर दोनों के ब्रदर सिस्टर, सर ब्रदर सिस्टर के स्पाउस, सर उनके पेरेंट्स, सर पेरेंट्स के स्पाउस, ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, सर स्पाउस के पेरेंट्स, फिर दादा दादी, ये सब कवर हो जाते हैं अपने। सर एक चूहा आपको समझ में आ रहा है, सर ये चूहा आपको याद करना है, 56 to 10 में रिलेटिव कवर होते हैं। फिर कहता है सर अगर कोई इंडिविजुअल है ना, ये 3 लोग प्लस ये रिलेटिव, सर अगर किसी एंटिटी में 20% या उससे ज्यादा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं ना सर उस केस में वो एंटिटी भी अपने रिलेटिव हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया कि कौन कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है ट्रस्ट के लिए। वैसे कहता है सर अगर आप कोई ट्रस्ट ओन कर रहे हो, सर ट्रस्ट में ना काम क्या है, सर एजुकेशन का काम है प्लस मेडिकल फैसिलिटी काम है। सर अगर आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कोई बेनिफिट दे रहे हो ना तो जितनी भी एफएमवी है ना सर, एफएमवी ऑफ दैट बेनिफिट सर वो आपके लिए टैक्सेबल करा दी जाएगी। मैंने क्या बोला, ऊपर एग्जाम्पशन तो नहीं देंगे आपको, सर उसको एप्लीकेशन में अलाउ नहीं करेंगे। सेकंड चीज आपको हाथ में टैक्सेबल भी करा देंगे, यानी डुअल टैक्सेशन इस चीज पे हो जा रहा है। सर लास्ट में कहता है सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर्टेन वायलेशंस का, कहता है कुछ वायलेशंस अगर आप करते हो तो सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सर इन केस अगर आपने एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रहे हो और बिजनेस से 20% से ज्यादा की है, उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सेकंड थिंग सर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया, फिर ऑडिट नहीं कराई लेकिन ऑडिट करवाना चाहिए था, उस केस में कैसे करेंगे। और सर आपने रिटर्न 139(4) में फर्निश नहीं किया ढंग से, या 1 या 4 में फर्निश नहीं किया, उस केस में कैसे कंप्यूट करेंगे इनकम। कहता है जितने भी ग्रॉस रिसीट्स उसमें सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। 3 सेक्शंस का ध्यान दे देना सर, कौन सा कैश पेमेंट आप 10,000 से ज्यादा कैश में नहीं करोगे, अक्रूवल बेसिस पे बुक कर लोगे लेकिन आप कैश पेमेंट नहीं करोगे, और टीडीएस अगर आपने नहीं काटा तो आप डिसअलाउ करोगे। इन तीनों का ध्यान दे देना। जितने भी कॉर्पस एक्सपेंसेस हैं इनको आप डिसअलाउ कर दोगे, वैसे भी डिसअलाउ थे। कहते हैं जितना भी लोन और बोरोइंग से खर्चे करो ना सर इनको भी आप अभी एप्लीकेशन नहीं लोगे, वैसे भी हम नहीं लेते थे इनको। फिर कहते हैं जितना भी डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट है ना उनको आप नहीं लोगे, अगर आपने किसी एसेट का कॉस्ट आपने एप्लीकेशन नहीं रखा है, ये भी सर पहले भी नहीं लेते थे। सर डोनेशन किसी अदर पर्सन को करते हैं ना सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एप्लीकेशन में आप कंसिडर नहीं करोगे। फिर जितना भी सेट ऑफ लॉसेज है ना सर ये भी कंसिडर नहीं करेंगे, जो बैलेंस बनेगा ना हमारी टोटल इनकम बन जाएगा।
फिर कहता है सर कुछ इनकम को ना हम डीम्ड इनकम मान लेंगे। सर डीम्ड इनकम किन किन चीजों को मानेंगे? सर हमने बोला था 11 1 का एक्सप्लेनेशन 1 में बोला था सर 85% हम यूज नहीं कर सके, दो कारण से कारण क्योंकि लास्ट में मिला ही नहीं था अपने को, या फिर आखिरी में अचानक से बहुत ज्यादा मिल गया। अगर हमने सर अगले साल में इसको यूज नहीं किया ना तो अपने लिए टैक्सेबल करा देंगे किसमें? 115 बीबीआई में। सेकंड चीज कहता है सर 11 2 में हमने अगर कोई वायलेशन किया है ना, 11 2 का वायलेशन किया ना सर, या तो मिस यूटिलाइज कर दिया या तो अनयूटिलाइज हो गया, या फिर सर हमने 11 5 की इन्वेस्टमेंट में नहीं रखा, या फिर किसी को डोनेट कर दिया। सर अगर हमने ये 4 वायलेशन कर लिया ना तो 115 बीबीआई में टैक्सेबल करा देंगे। सर अगर हमारे पास कोई कॉर्पस डोनेशन आया, उसको हमने 11 5 की इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट नहीं किया, या फिर सर कोई और डोनेशन इनकम हमको आ रही ना, हमने 11 5 में डोनेट करनी चाहिए थी, डिपॉजिट करनी चाहिए थी, हमने तब नहीं की, या फिर सर हमने इंडिया के बाहर किसी पर्पस के लिए यूज कर लिया ना उसको, उस केस में भी हमको डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। और लास्ट में कहता है सर आप किसी फाउंडर को, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को रिलेटिव के बेनिफिट के लिए वो खर्चा कर रहे हो ना, उस केस में उसको भी आपके लिए स्पेसिफाइड इनकम मान लिया जाएगा, आपके ऊपर 30% से टैक्स लगाया जाएगा। कहते हैं जितनी भी अबव डीम्ड इनकम है ना, इसको 30% से टैक्स लगाएंगे और इनके अगेंस्ट में ना कोई भी खर्चे भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्रॉस बेसिस पे टैक्सेबिलिटी करा दी जाएगी। फिर बात करते हैं सर जो एनोनिमस डोनेशन के बारे में। एनोनिमस डोनेशन क्या होता है? गुप्त दान होता है। सर गुप्त दान की टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे रहती है? अगर कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट को अगर गुप्त दान मिल रहा है ना सर, पूरे गुप्त दान को हम रेगुलर डोनेशन की तरह ट्रीट करेंगे, 85% आपको यूज करना पड़ेगा। सर जितना यूज करोगे उतना उतना आपके लिए एग्जाम्प्ट होता चलेगा। लेकिन अगर सर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट यूज रिसीव कर रहा है ना तो उसके लिए 115 बीबीसी में अपने को स्पेसिफाइड लिमिट के बेसिस पे एग्जाम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपके लिए पूरा पूरा 30% से टैक्सेबल हो जाएगा। कहते हैं अगर कोई ऐसा ट्रस्ट है जिसका स्कूल भी है और मंदिर भी है, सर दोनों को अगर दोनों चल रहा है, उसको अगर कोई सर गुप्त दान मिल रहा है तो सर क्या करेंगे? हम डोनर का इंटेंशन पकड़ेंगे। अगर डोनर का इंटेंशन स्कूल चलाने के लिए है ना तो 115 बीबीसी लगा देंगे, उसको टैक्सेबल करा देंगे। लेकिन अगर डोनर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना, उसको नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करो, जितना आप अप्लाई करते चलोगे उतना उतना आपको एग्जाम्पशन मिलता चलेगा। सर एनोनिमस डोनेशन की लिमिट कैसे मिलेगी 115 बीबीसी में? कहता है इस अमाउंट तक का ना जितना भी डोनेशन है ना, ये अमाउंट का डोनेशन आप नॉर्मल डोनेशन मानोगे, बैलेंस डोनेशन जितना बच रहा है ना उसको आप एनोनिमस ट्रीट करके 30% टैक्सेबल कराओगे। सर क्या लिमिट कह रहा है? सर 5% ढालना, सर 5% ऑफ सर नॉर्मल डोनेशन जितना आपको मिल रहा है, प्लस सर कॉर्पस डोनेशन जितना मिल रहा है, सर प्लस एनोनिमस डोनेशन जितना मिल रहा है, सर प्लस गवर्नमेंट ग्रांट जितना मिल रहा है, सर ये चारों का टोटल करना, इसका 5% निकालो और सर 1 लाख रुपीज, सर 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर है ना, ये आपके लिए सर नॉर्मल डोनेशन बन जाएगा। सर बैलेंस जो आपका होगा ना, बैलेंस आपके लिए एनोनिमस डोनेशन बन जाएगा, उस पर 30% से टैक्सेबल लगा दिया जाएगा। सर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर्मेट है सर, सीधे सीधे आप ग्रॉस रिसीट्स सारी की सारी ले लो, अदर देन कॉर्पस और एनोनिमस डोनेशन सर सारी की सारी ग्रॉस रिसीट्स लो। सर ग्रॉस रिसीट्स में क्या क्या आ सकता है? सर स्कूल से मिल रही है, हॉस्पिटल से मिल रही है, गवर्नमेंट ग्रांट से मिल रही है, सर इनकम फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव, या कोई नॉर्मल डोनेशन है, या फिर इंक्लूडिंग लिमिटेड एनोनिमस डोनेशन। सर लिमिटेड एनोनिमस डोनेशन हमने आपको बताया कि कितना एनोनिमस डोनेशन नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा, 5% और 1 लाख रुपए, इसको आप ऊपर इंक्लूड कर दोगे। प्लस सर आप कैपिटल गेन जितना भी आपका बन रहा है सर इसको ऐड कर दो, जितना भी टोटल आ रहा है इसमें से 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। बैलेंस को ना आपको अप्लाई करना है। सर आपने जितना अप्लाई किया ना रिलीजियस पर्पस के लिए उसको माइनस कर देना। ध्यान देना सर, अगर आपने कोई 11 1 के लिए एक्सप्लेनेशन 1 के लिए आपने किनारे किया हुआ ना पैसा, उसको आप किनारे कर दो। फिर कहते हैं 11 2 के लिए आपने कोई सेट अपार्ट कर रखा है, उसको भी किनारे कर दो। कहते हैं सर आप किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेट कर रहे हो तो उसका 85% भी आप डोनेशन में ले लो और आप उसको किनारे कर दो। जितना बैलेंस बचता है ना सर उसको नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल करा देंगे, जो भी इंडिविजुअल की स्लैब रेट है ना उससे टैक्सेबल करा देंगे। प्लस कहते हैं जितना भी एनोनिमस डोनेशन है ना उसको 30% से टैक्सेबल करा देंगे। जितनी भी इनकम 115 बीबीआई में हमने बोली स्पेसिफाइड इनकम बोली थी सर, वो भी 30% से टैक्सेबल करा देंगे। जो भी अपना बचेगा ना वो अपने लिए नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी रेजीम कौन सी लगेगी सर? 115 बीएससी के अकॉर्डिंग 3 लाख तक की लिमिट लगेगी। जो इंडिविजुअल की टैक्स रेट है ना वो यहाँ पे टैक्स रेट मानी जाएगी। ध्यान देना सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? सर कोई अगर ये दो चीजें होती है अपनी जो विदाउट इंक्वायरीज आपको रजिस्ट्रेशन देती हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है ना जो पुराने एक्ट में सर 12A में या फिर 12AA में रजिस्टर्ड था ना, उनको अगर वापस नया रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर 12AB, वो क्या करेंगे? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अमेंडमेंट, सर जिस दिन अमेंडमेंट आया ना उसके 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डाल देंगे। सर एप्लीकेशन जिस दिन महीने में डालेंगे ना उस मंथ के एंड से 3 मंथ्स के अंदर सर फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। सर 5 साल के लिए ग्रांट करेगा और सर विदाउट इंक्वायरीज आपको ग्रांट कर देगा। कहता है सर अगर कोई नई ट्रस्ट है ना, नई ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन लेना है तो जिस साल में आप बिजनेस चालू करने वाले हो ना उस साल के स्टार्टिंग से, उस प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग से 1 महीना पहले आपको सर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सर प्रीवियस ईयर साल के बीच में भी स्टार्ट हो सकता है, तो जिस मंथ में आप स्टार्ट करने वाले हो उस मंथ के 1 महीना पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सर जिस मंथ में आप अप्लाई कर रहे हो उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर ना सर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। सर 3 साल के लिए दिया जाएगा और जिस साल से आप मांग रहे हो उस साल से आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सर अगर इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को अगर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवाना है ना तो आपको विद इंक्वायरीज क्रॉस करना पड़ेगा।
सर कब तक अप्लाई कर सकते हो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए? सर जिस दिन आपने अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ चालू कर ली ना, उस दिन से 6 महीने के अंदर, या फिर सर आपका जिस साल में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है ना, उस साल में लास्ट डेट से 6 महीने पहले, व्हिचएवर इज़ अर्लियर जो डेट आ रही है ना, उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सर कहता है जिस महीने में आप एप्लीकेशन करें ना, उस मंथ के एंड ऑफ मंथ से 6 मंथ्स के अंदर ना सर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। सर 5 साल के लिए दिया जाएगा, इंक्लूडिंग द पीरियड जिसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी आपको दिया गया था। और कहता है सर रजिस्ट्रेशन आपको पूरे 5 साल के लिए दिया जाएगा, जिस साल में आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव था। फिर कहता है सर अगर आप कोई रिन्यूअल करवा रहे हो, मान लो मैंने आज फाइनल रजिस्ट्रेशन लिया, आज फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 5 साल हो गए मेरे को, तो 5 साल बाद मुझे रिन्यूअल भी कराना पड़ेगा। सर रिन्यूअल कितने टाइम में कराना पड़ेगा? सर 6 महीने प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी होने के 6 महीने से पहले फाइनल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सर मेरे को कब तक अप्रूवल मिल जाएगा? जिस मंथ में अप्लाई कराऊंगा उस मंथ के एंड ऑफ मंथ से लेके ना 6 मंथ्स के अंदर मेरे को दे दिया जाएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। कितने साल के लिए दिया जाएगा? 5 साल के लिए। ध्यान देना दोस्त, की सारी इंक्वायरीज के बाद ही आपको मिलने वाला है, रेगुलर आपको नहीं मिलने वाला है। सर अगर किसी ट्रस्ट ने कोई मॉडिफिकेशन कर रखा है, सर कोई अगर मॉडिफिकेशन कर रखा है, मैं मान लो अभी स्पोर्ट्स का काम कर रहा था, लेकिन स्पोर्ट्स के बाद मेरे को लग रहा था मेरे को मंदिर खोलना है, तो सर मैंने 30 दिन जिस दिन से मॉडिफिकेशन कर रहा हूं उसके 30 दिन के अंदर से मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। और सर कितने टाइम में मेरे को मिलेगा? जिस मंथ में मैं अप्लाई कर रहा हूं उस मंथ के एंड ऑफ मंथ से 6 मंथ्स के अंदर ना मेरे को फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सर कितने साल के लिए? 5 साल के लिए मिल जाएगा। सर अगर मैं कोई इनऑपरेटिव चल रहा था ट्रस्ट, अगर मेरे को वापस ऑपरेटिव कराना, तो जब मेरे को ऑपरेटिव करवाना है ना, उसके 6 मंथ्स पहले अप्लाई करना पड़ेगा। सर कब तक मिलेगा? सर जिस मंथ में अप्लाई कर रहा हूँ उस मंथ के एंड से लेके 6 मंथ्स के अंदर ना मेरे को मिल जाएगा। अगर किसी को थोड़ा फास्ट लग रहा हो ना, स्टार्ट को देख लेना। इस पूरे पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पहले ही भेज रखा है, आराम से तुमको सब कुछ चीजें क्लियर मिल जाएंगी। एक बार इसको रीड भी कर लोगे, आराम से आपको बन जाएगा। सर एक चीज कहता है कि सर अगर आपकी कोई ट्रस्ट है ना, सर 1/4/2023 को 1/10/2023 के बाद सर अगर आप कोई ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो और सर आप पहले से अपनी एक्टिविटीज चालू कर चुके हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने एक्टिविटीज पहले चालू कर दी है। सर रजिस्ट्रेशन कब ले रहा हूँ? 1/10/2023 के बाद, और मैं एक्टिविटीज चालू कर चुका हूं ना, सर मेरे को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्टिविटीज नहीं चालू की है ना, उस केस में मेरे को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? जैसे कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन की बातें आ जाती हैं। अगर सीआईटी और पीसीआईटी को लगता है ना आपने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन कर रखी है, या फिर सर सीआईटी पीसीआईटी को ना एओ ने कोई रेफरेंस दिया, अगर वो स्क्रूटनी कर रहा था उस टाइम पे कुछ उसको गड़बड़ मिली तो एओ ने अगर कोई रेफरेंस किया, या फिर सर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीडीटी ने कोई फ्लैग किया है कोई चीज को, उस केस में ना सीआईटी पीसीआईटी ना आपसे इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के लिए आपको नंबर ऑफ नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के बाद अगर उसको लगता है कि सर वायलेशन हुआ है, तो फिर आपके लिए अगेंस्ट में ऑर्डर पास करेगा और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन अगर उसको लगता है ना सर उसने कोई भी स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं किया ट्रस्ट में, तो फिर passing an order on refusing the cancellation of the registration, कैंसिलेशन नहीं करना, इस चीज को मना करने के लिए एक ऑर्डर पास कर देगा। कहता है सच ऑर्डर शैल बी मेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन व्हिच फर्स्ट नोटिस वाज इशूड बाय द पीसीआईटी। मैंने बोला बहुत सारे नोटिस आपको भेजेगा सीआईटी पीसीआईटी, जो पहली नोटिस होगी ना, इस डेट को पकड़ो, इस डेट के बाद जो क्वार्टर एंड है ना उसको पकड़ोगे, उस क्वार्टर एंड से ना 6 मंथ्स के अंदर ना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा, या तो कैंसिल करना है या तो रिफ्यूज टू कैंसिल करना है। सर मैंने आपको बोला सर स्पेसिफाइड वायलेशन जब मिलेगी तभी आपके लिए कैंसिलेशन होगा ना। स्पेसिफाइड वायलेशन क्या होती है? सर अगर इनकम ऑफ ट्रस्ट अप्लाई किया गया किसके लिए, अदर देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, मेरा ऑब्जेक्ट था स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, लेकिन मैंने सर क्या किया, मैंने मिठाई की दुकान खोल ली, उस केस में मेरा स्पेसिफाइड वायलेशन हो जाएगा। सर मैंने अपना ऐसा काम किया जो इंसिडेंटली नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल मंदिर खोल रहा हूँ, मंदिर के साथ में मिठाई इंसिडेंटली काम होता है, लेकिन मैंने काम किया, मैंने स्पोर्ट्स भी प्रमोट करना चालू कर दिया। या फिर सर मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया इंसिडेंटल बिजनेस का, भाई साहब ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर कहता है सर अगर मैंने किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई कर लिया, या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलीजन कास्ट के लिए अप्लाई कर लिया, सर ये भी बहुत बड़ा अपराध है। फिर कहता है सर अगर मेरी एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, जिस बेसिस मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था ना सर, जेन्युइन एक्टिविटीज नहीं कराना, वो भी स्पेसिफाइड वायलेशन है। क्लास में कहता है सर मैंने किसी लॉ का कंप्लायंस नहीं किया, मैंने मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लिया विच इज इन वायलेशन टू एफसीआरए, सर वो भी मैंने एक वायलेशन किया हुआ है, उस केस में भी ना मेरे ऊपर गुनहगार मेरे को मान लिया जाएगा, उस केसेस में मेरी स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा। प्लस कहता है सर 1/4/2023 के बाद ना अगर मैंने कोई रजिस्ट्रेशन लिया ना जो कि फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद लिया है ना, सर वो भी स्पेसिफाइड वायलेशन मान लिया जाएगा और मेरे को गुनहगार ठहरा दिया जाएगा। 1023 क्या कहता है कि सर अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज जो कि मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं या फिर एजुकेशनल फैसिलिटी दे रहे हैं, उनका काम ही सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी देना और बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सेवा के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सर अगर वो फुल्ली या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है ना, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर अगर इनमें से ना स्कूल और मेडिकल फैसिलिटीज मिला के ना सर आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है ना, सर आपको ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। सर इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन सर अगर आपका टोटल टर्नओवर टोटल ग्रॉस एसेट्स सर 5 करोड़ से ज्यादा का है, सर टोटल इंक्लूडिंग स्कूल और मेडिकल फैसिलिटी दोनों मिला के 5 करोड़ से ज्यादा का है ना, उस केस में सर आपको
आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होगा? सर सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यही सेम टू सेम चलेंगे जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। जैसे-जैसे ये सर 12 एबी के लिए एप्लीकेबल है, सर सेम फॉर 1023 सी एप्लीकेबल हो जाएगा अपने लिए। क्या आपको समझ में आया 1023 इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सर जितने भी एग्जम्पशन अपने को 12 एबी वाले ट्रस्ट को मिलते हैं ना, सेम टू सेम एग्जम्पशंस अपने को 1023 सी वाले को मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं। बात फिर हमने की पार्ट 2 के बारे में, एक्रीडेटेड टैक्स। सर एक्रीडेटेड टैक्स क्या होता है? सर अगर कोई भी ट्रस्ट ना अपने ऑब्जेक्ट्स को बदल देती है या फिर सर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती ऑन डिसोल्यूशन या फिर सर डीम्ड कन्वर्जन करवा लेती है नॉन एलिजिबल फॉर्म में, तो जितनी भी एफएमवी ऑफ द एसेट्स रहती है ना, उसको ना सर हम टैक्सेबल करा देंगे। किससे सर? 30% से टैक्सेबल करा देंगे। सर क्या कहता है? एक्रीडेटेड इनकम जितनी भी है ना, उसको सर एमएमआर से टैक्सेबल करा देंगे। सर कितना परसेंट? 30 प्लस 12 प्लस 4, सर इतने परसेंट टैक्सेबल करा देंगे। सर मेमोरी टेक्निक कैसे याद करूं? सर 1 2 3 4 तुमको याद होता है? मुझे बताओ 1 2 3 4 याद होता है? सर 3 से 30% हो जाता है, सर 4 से 4% हो जाता है, सर 1 2 से लेकर 12% हो जाता है, सर 30 प्लस 12 प्लस 4% से अपना एमएमआर लग जाता है। तो अपना एमएमआर ऐसे आ जाएगा। सर कब कब लगेगा? सर कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म। सर अगर आप किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना अपनी ट्रस्ट, सर नॉन एलिजिबल फॉर्म क्या होता है? सर फॉर एग्जांपल मैं मंदिर हूं, मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहा हूँ। सर मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहा हूँ, मेरा काम है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपने आप को मर्ज करवा दिया। सर मैं नॉन एलिजिबल फॉर्म में आ जाता हूँ। सर अगर मैं वॉलंटरी करवा रहा हूँ तो भी मेरे लिए स्पेसिफाइड वायलेशन हो जाती है। सर मेरे ऊपर एक्रेडिट टैक्स लग जाएगा। सर अगर मैं डीम्ड कन्वर्जन करवाता हूँ तो भी मेरे ऊपर एक्रेडिट टैक्स लग जाएगा। सर डीम्ड कन्वर्जन क्या होता है? मैंने रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल हो गया सर, 1023 सर सी का रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल हो गया, या फिर सर 12 एबी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा सर कैंसिलेशन कैसे कैसे हो सकता है। सर पीसीसीआईटी को स्पेसिफाइड वायलेशन मिलता है तो सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। सर मैंने अपना कोई ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर लिया, सर ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर लिया और ना मैंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि सर कभी भी अगर ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करते हैं ना अपने को, तो उस केस में अपने को फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ता है। सर मैंने किया ही नहीं, या फिर अगर फ्रेश एप्लीकेशन किया लेकिन 6 महीने में मेरे को एप्लीकेशन अप्रूव होना चाहिए था, मेरा अप्रूव ही नहीं हुआ, मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। उस केस में भी ना सर मेरी सारी की सारी इनकम पे ना एक्रीडेटेड टैक्स लगा दिया जाएगा। फिर लास्ट में कहता है सर मैंने फेल टू मेक रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मैं पुराने एक्ट में चला आ रहा था, मैंने नए एक्ट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। या फिर सर 5 साल के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला, लेकिन सर अगले 5 साल के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया ही नहीं वापस। या फिर सर कह रहा है कि सर मैंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मेरे को मिला लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन मिला ही नहीं ना, इस केस में मेरे लिए डीम्ड कन्वर्जन मान लिया जाएगा, मेरे लिए मान लिया जाएगा कि मेरी इनकम को ना एक्रेडिट टैक्स लगाना पड़ जाएगा। फिर कहता है सर अगर मैंने किसी मर्जर कर दिया किसी एंटिटी के साथ जो कि नॉन एलिजिबल फॉर्म में है, सर मर्जर कर दिया किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई एक ट्रस्ट खोल के बैठी, फिर मैंने किसी प्राइवेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन से मैंने अपने आप को मर्ज कर दिया ना, तो उस केस में मान लिया जाएगा मैंने मर्जर कर दिया। फिर सर कहता है अगर मैंने ट्रस्ट बंद कर दी, सर ट्रस्ट क्लोज कर दी और मैंने 12 महीने के अंदर ना 12 मंथ्स फ्रॉम द डिसोल्यूशन ना सर मैंने अपने सारे के सारे एसेट्स को ना डोनेट नहीं किया किसी स्पेसिफाइड ट्रस्ट को, अगर मैंने डोनेट नहीं किया ना, तो फिर मेरे लिए वो सारी की सारी इनकम ना एक्रेडिटेड टैक्स में कवर हो जाती है, मेरे को उस पे एक्रेडिटेड टैक्स भरना पड़ जाएगा। सर एक्रेडिटेड टैक्स याद रखना, एग्जिट टैक्स इज इन एडिशन टू द टोटल इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी। जितना इनकम टैक्स लगा उसके ऊपर आपके ऊपर एक्रेडिटेड टैक्स लगने वाला है। सर एक्रेडिटेड टैक्स कैसे लगेगा? ध्यान देना, स्पेसिफाइड डेट, सर स्पेसिफाइड डेट के अंदर जितनी भी एफएमवी ऑफ द एसेट्स रहती है ना, एफएमवी ऑफ नेट एसेट्स ना, उस पे लग जाएगा। सर इसका फॉर्मूला हमने क्लास में पढ़ लिया था, सर क्यों एफएमवी पे लगता है, मैंने इसको आपको क्लास में बता दिया था। सर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट ऑन द स्पेसिफाइड डेट, सर स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड डेट होती कौन सी है? सर कभी भी आप नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो उसके लिए स्पेसिफाइड डेट क्या होती है? सर अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो जिस दिन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पास हुआ, अगर सर मॉडिफिकेशन करे तो जिस दिन मॉडिफिकेशन कर रहे थे वो स्पेसिफाइड डेट हो गई, या फिर सर कहता है अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया तो लास्ट डे ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन जो थी ना, वो हमारे लिए स्पेसिफाइड डेट होती आती है। सर अगर हमने किसी नॉन सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन से ना अगर हमने मर्ज कर दिया तो जिस दिन मर्ज करे ना सर वो डेट मान लेंगे। सर अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया ना, तो अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया 12 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, तो सर डेट ऑफ डिसोल्यूशन आपके लिए स्पेसिफाइड डेट बन जाती है। उस स्पेसिफाइड डेट पे आप नेट एसेट्स का वैल्यूएशन करोगे और वैल्यूएशन करने के बाद जो फिगर आ रहा है ना उस पे आप टैक्स लगाओगे। सर वैल्यूएशन कैसे करोगे? कहता है एफएमवी ऑफ द एसेट आपको उठाना है, रूल 17 सीबी जो कहता है ना उस बेसिस पे आपको उठाना है। पार्ट बी कहता है सर लायबिलिटीज आप कैसे वैल्यू करोगे? कहता है सारी बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज उठा लेना लेकिन कुछ लायबिलिटीज को मत उठाना। सर कौन कौन सी लायबिलिटी आपको नहीं उठानी? सर जितना भी कैपिटल फंड है, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस का बैलेंस है ना, इनको आपको नहीं उठाना। सर कैपिटल को, एक्यूमुलेटेड बैलेंस को किसी भी नाम से होना सर आपको नहीं उठाना। ध्यान देना सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी आप नहीं उठाओगे। सर प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं उठाओगे। सर प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज भी नहीं उठाओगे और सर कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी नहीं उठाओगे। सर इनके अलावा जितनी भी लायबिलिटीज बुक में दिख रही है ना, उन सबको आप बुक वैल्यू पे उठा लोगे। सर एसेट्स के लिए क्या करोगे? सर एसेट्स के लिए एफएमवी ऑफ द एग्रीगेट एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स को उठा लोगे। सर ध्यान देना, 3 एसेट्स को आप नहीं उठाने वाले। सर 3 एसेट्स कौन कौन से हैं? सर कहता है जो भी आपने एग्रीकल्चर इनकम से एसेट खरीदे हुए हैं इन पे आप इन एसेट्स को आप नहीं उठाओगे। फिर कहता है जितनी भी एसेट ना आपने क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, क्रिएशन से लेके जिस दिन तक रजिस्ट्रेशन मिला था ना, इस बीच में अगर आपने कोई
एसेट परचेज किया हुआ है ना, तो इन एसेट्स को भी नहीं उठाओगे। फिर कहता है जितने भी एसेट्स को ना आपने ट्रांसफर कर दिया रेजोल्यूशन के बाद सर 12 मंथ्स के अंदर मैंने अगर उसको ट्रांसफर कर दिया ना सर, उन एसेट्स को भी मैं नहीं उठाऊंगा। मैंने अल्टीमेटली बोला कि जिन जिन एसेट्स पे ना मैंने एग्जामिशन नहीं लिया हुआ है ना, उन एसेट्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा। बाकी जितने भी एसेट्स मैंने एग्जामिशन ले रखा है ना, उन सबको मैं टैक्सेबल करवा दूंगा, उन सबको यहाँ पे टैक्सेबल करवा दूंगा। बचा क्या क्या सर, एफएमबी कैसे उठाऊंगा एसेट्स की? सर एफएमबी कैसे उठाऊंगा, कहता है जितने भी कोटेड शेयर्स है ना उनकी एवरेज वैल्यू ले लो, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की ऑन दी वैल्यूएशन डेट। जो भी वैल्यूएशन डेट होती है उसका एवरेज प्राइस उठा लो, हाईएस्ट और लोएस्ट का। सर अगर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है तो वैल्यूएशन डेट के पहले जिस डिविडेंड में ट्रेडिंग हुई है ना, उस दिन का एवरेज प्राइस उठा लो। सर अनकोटेड शेयर्स कैसे उठाऊंगा? अनकोटेड शेयर्स क्या करूंगा, जिस भी कंपनी के अनकोटेड शेयर्स मेरे पास रखे हैं ना, उसकी बैलेंस शीट उठाऊंगा, उसमें ए प्लस बी माइनस एल अपॉन पी इंटू पीएल का फॉर्मूला लगा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। सर ए क्या होता है, जितने भी एसेट्स है ना को बुक वैल्यू पे उठाऊंगा, या यूं बोलूं इन शॉर्ट, जितने भी बुलियन है ना उसकी एफएमवी उठा दूंगा, ज्वेलरी की एफएमवी उठाऊंगा, प्रीशियस स्टोन की एफएमवी, आर्टिस्टिक वर्क की एफएमवी, शेयर सिक्योरिटीज की एफएमवी, सर रिमूवेबल प्रॉपर्टी की एफएमवी, ये सब एफएमवी पे उठा लूंगा। सर जो भी इनके अलावा एसेट्स बचेंगे ना, उन सबको मैं बुक वैल्यू पे उठा लूंगा, ये सारे के सारे एसेट्स का टोटल कर लूंगा। जितनी भी लाइबिलिटीज है ना उन सबको मैं माइनस कर दूंगा। सर लाइबिलिटीज में लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं कंसिडर नहीं करनी। सर कौन कौन चीजें कंसिडर नहीं करनी, कहता है जितनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है ना वो कंसिडर नहीं करनी। फिर कहता है जितना भी डिविडेंड है ना, जितना भी सेट अपार्ट कर रखा है ना सर, वो भी मेरी लाइबिलिटी नहीं, उसको भी हटा दूंगा मैं। जितना भी रिजर्व्स है ना उनको माइनस करूंगा, लेकिन ध्यान देना दोस्त, डेप्रिसिएशन रिजर्व को आपको माइनस नहीं करना लायबिलिटी से। फिर कहता है सर प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपको माइनस नहीं करना, माइनस कर देना, लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करना। सर प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, ये भी आपकी लायबिलिटी नहीं है। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये भी आपके लिए लायबिलिटी नहीं है। सर जितना भी आपने एसेट्स माइनस लायबिलिटी की नेट एसेट्स निकाल दिए ना, उसमें से आप डिवाइड करोगे टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें से आप मल्टीप्लाई करोगे पेड अप वैल्यू जितनी आपके पास रखी हुई है ना, वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी वर्थ निकलेगी अनकोटेड शेयर्स की। मैंने आपको कोटेड शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू बता दी, अनकोटेड शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू बता दी। फिर आप अनकोटेड शेयर्स और सिक्योरिटीज जो कि अदर देन इक्विटी शेयर्स है, यानी प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर्स, उनकी कैसे निकालोगे? सर मर्चेंट बैंकर की, आप मर्चेंट बैंकर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से आप निकाल लोगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या कहता है सर, एसडीबी उठाओगे या एफएमबी उठाओगे? सर विच एवर इज हायर आपको उठाना है, इस चीज का ध्यान देना, विच एवर इज हायर, हायर इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। सर अगर कोई भी बिजनेस अंडरटेकिंग है ना, तो आप सिंपल एसेट प्लस जितनी भी लाइबिलिटी, जितनी भी एसेट्स है ना वो माइनस लाइबिलिटीज आप निकाल लेना। सर जितने भी आपके ज्वेलरी, आर्टिस्टिक कलेक्शन या फिर शेयर सिक्योरिटीज है, उन सबकी फेयर मार्केट वैल्यू, बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू माइनस लाइबिलिटी आप ले लेना। थोड़ा जल्दी हो रहा है तो एग्जाम के एक दिन पहले इतना जल्दी करना पड़ेगा। बैलेंस जितने भी एसेट बचना ना उसकी एफएमवी उठा देना एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। सर ध्यान देना कि एग्जिट टैक्स ना आपको भर देना है। सर 14 दिन के अंदर भर देना। सर कितने दिन के अंदर भर देना है? 14 दिन के अंदर। तो 14 दिन कब से? अगर आप कोई कन्वर्जन करवा रहे हो ना, अगर आपने कन्वर्जन कर लिया किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में, कन्वर्जन कर लिया किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में, सर रजिस्ट्रेशन आपका ग्रांट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, तो 14 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑर्डर, कहता है 14 दिन 14 डेज फ्रॉम द पीरियड फॉर फाइलिंग अपील टू द आईटीएटी एक्सपायर्स, और आईटीएटी का ऑर्डर रिसीव किया गया, यानी सर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया गया। Just give me a second. Just give me a second. सर 14 डेज के अंदर, अगर आप 14 डेज किससे देखने हैं आपको, कहता है कि सर आपने जिससे ऐसी ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आपके पास आया ना, तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन के लिए ना आप आईटीएटी के पास अपील कर सकते हो। सर जिस दिन आईटीएटी की अपील की डेट खत्म हो जाती है ना, उस दिन से 14 दिन के अंदर आपको टैक्स भर देना है। सर लेकिन ध्यान देना कि सर अगर आईटीएटी से अपील नहीं किया, सर आईटीएटी के ऑर्डर के कारण ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, तो जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 14 दिन के अंदर टैक्स भर देना। फिर सर कहता है अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन आपने किया है और मॉडिफिकेशन में आपने एप्लीकेशन किया, लेकिन सर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो जिस दिन रिजेक्शन का ऑर्डर पास हुआ है ना, उस दिन से 14 डेज के अंदर आपको टैक्स भर देना है। सर लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया ना, तो जिस साल में आपने अप्लाई कर देना चाहिए था ना, उस साल के 14 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर आपको टैक्स भर देना है। सर कहता है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल आपने दिया ही नहीं, तो जिस साल में आपको दे देना चाहिए था ना, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर से 14 डेज के अंदर आपको टैक्स भर देना है। सर अगर आपने मर्जर कर दिया किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म के साथ, तो डेट ऑफ मर्जर से 14 डेज के अंदर आप टैक्स भर दो, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। फिर कहता है सर अगर आपने 12 मंथ्स के अंदर ना, 12 मंथ्स के अंदर, अगर डिसोल्यूशन के 12 मंथ्स के अंदर अगर आपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो जैसे ही 12 मंथ्स खत्म हो रहा है ना, उसके 14 डेज के बाद आपको 14 डेज के अंदर आपको टैक्स भर देना है। सर अगर आपने 14 डेज के अंदर टैक्स नहीं भरा, तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से ना आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। फिर कहता है सर एग्जिट टैक्स अगर आपने पे नहीं किया ना, जितना भी प्रिंसिपल होते हैं, ऑफिसर होते हैं, या फिर ट्रस्टी होते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन रहते हैं, इन सबको एसएससी इन डिफॉल्ट बना दिया जाएगा। लास्ट में कहता है सर एक्रीडेड टैक्स को ना इन एडिशन टू द नॉर्मल इनकम टैक्स आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। प्लस कहता है सर अगर किसी ट्रस्ट को अगर आप डोनेट करो ना सर, अगर आप एसेट को किसी ट्रस्ट को डोनेट करो 12 मंथ्स के अंदर, सर अगर वो ट्रस्ट ना रजिस्टर्ड नहीं है 12 में, या इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है 1023C में, उस केस में ना सर इस ट्रस्ट को और इस इंस्टीट्यूशन को भी ना एसएससी इन डिफॉल्ट बना दिया जाएगा। इतनी सी बात है एक्रीडेड टैक्स में। लास्ट में पढ़ रहे पॉलिटिकल पार्टी और टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कहता है इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सर कहता है कोई भी अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्सेस की इनकम है, डोनेशन है
ना, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ध्यान देना, कुछ कंडीशंस को आप कंप्लाई कर लेना। जितनी पीजीपीपी इनकम है ना, इसको पूरी तरह से टैक्सेबल करा दोगे। सर कैसे टैक्सेबल कराओगे? सर स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल जो होती है ना सर, आपको 3 लाख रुपए वाली, वो सर उस हिसाब से आप टैक्सेबल इसको करा दोगे। सर कौन-कौन सी कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारी ये 4 इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए? सर कहता है पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी और ऑडिट करवाएगी। कहता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवा लेना। सर अपना आरओआई फर्निश कर लेना 139(4)B में। उसके अलावा कहता है जितना भी आपका 20,000 के ऊपर का डोनेशन है ना, उसमें डोनर का नेम और पैन और एड्रेस ले लेना। प्लस कहता है कि सर अगर जितना भी 2,000 के ऊपर का डोनेशन है ना, वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से लेना। अगर सर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कराते हैं तो वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल करा दी जाएगी। सर टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट का कांसेप्ट हमने समझ लिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू होता है। सर इलेक्टोरल ट्रस्ट की जितनी भी इनकम रहती है ना, वो एग्जेम्प्ट मान ली जाएगी। अगर जितने भी डोनेशन उसको मिल रहा है ना इलेक्टोरल ट्रस्ट को, वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर कैसे एग्जेम्प्ट होगा कि 95% ऑफ जितना भी डोनेशन उसको मिल रहा है ना करंट ईयर का प्लस पास्ट ईयर का, दोनों का मिला के ना सर 95% ना वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगी जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिला है। प्लस वो सारे के सारे काम ना सीधी के अकॉर्डिंग पे करने वाली है। कहता है सर कोई भी अदर इनकम होगी ना पॉलिटिकल इलेक्टोरल ट्रस्ट की, वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगी। कहता है जितना भी ना कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ना इलेक्टोरल ट्रस्ट को, वो किसी नोन सोर्स से या परमिटेड सोर्स होना चाहिए। सर परमिटेड सोर्स कौन-कौन से होते हैं? जैसे इंडियन सिटीजन से मिले। इंडियन सिटीजन में रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, नॉट रेलेवेंट सर, लेकिन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडियन सिटीजन डोनेशन दे रहा है तो अलाउड है अपने को। फिर कहता है सर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, सर अगर कोई रजिस्टर्ड इन इंडिया कंपनी से मिल रहा है ना, वो भी डोनेशन अलाउड है। फिर कहता है सर किसी रेसिडेंट फर्म एचयूएफ एओपी बीवाई से मिल रहा है ना, ये सब अलाउ हो जाएगा। पॉलिटिकल देख ध्यान देना, इलेक्टोरल ट्रस्ट डोनेशन लेते टाइम ना डोनर ऑफ द पैन जरूर लेगी और एक नॉन रेसिडेंट है तो उससे पासपोर्ट जरूर ले लेगी। सर कौन-कौन से नॉट अलाउड सोर्सेज हैं? सर कहता है जो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है वो नॉट अलाउड है। फिर कहता है कोई फॉरेन एंटिटी है ना सर, वो भी नॉट अलाउड है। कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट है ना सर, वो भी अलाउड नहीं है। सर कोई गवर्नमेंट कंपनी, वो भी अलाउड नहीं है। सर कोई फॉरेन सोर्स है ना सर, वो भी अपने को अलाउड नहीं है। लास्ट में कहता है ना जितना भी डोनेशन मिल रहा है ना सर, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से मिलेगा। और सर कहते हैं 5% आप जितना भी इलेक्टोरल चाहे ना 5% अपने लिए ना खर्चे के लिए किनारे कर सकती है, लेकिन ध्यान देना इसके ऊपर भी लिमिट है। 5% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर आपको लेना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर आपको लेना पड़ेगा आपको फर्स्ट ईयर में, और बाकी ईयर में ना 3 लाख तक ही आपको लेके चलना है। 5% और 3 लाख रुपए विचएवर इज लोअर आपको लेके चलना है। सर ध्यान देना कि जो भी इलेक्टोरल ट्रस्ट है ना, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट कराना पड़ेगा। इन फॉर्म 10BC में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा और उस साल में आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी। क्या आपको समझ में आया? इसके साथ में मैंने आपको पूरा टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट कंप्लीट करवा दिया है। मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन एग्जाम में अगर तुमने इतना फास्ट नहीं कर पाए तो तुम सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अगले वीडियो में ना मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इस चैप्टर के, जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर है ना सब आपको करवा दूंगा। कोशिश रहेगी 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। अगर वीडियो से बेनिफिट हो रहा है ना, अपने दोस्तों से शेयर करो इस वीडियो को। अगर बुक चाहिए तो बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये चैप्टर का पीडीएफ दे रखा है, उससे पूरा बेनिफिट ले सकते हो, निकालो। अपने दोस्तों को शेयर करो, मुझे मोटिवेट करो, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रिवीजन वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करते रहो, एंड सी यू सून।